प्रॉमिसेस की गई थी कि जो हॉस्पिटल को दिखा के कि ये मेरे हस्बैंड का है वो ही उसके ओनर है, बट रियलिटी में वो उसके ओनर नहीं थे। उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे लाइफ का डिसीजन तो मैं ही लूँगी। वुमेन का क्या हक और हुकूक है, इसी को फोकस करके मैं पढ़ना, जब उसका पूरा रिसर्च करना शुरू किया तो उसी में फिर करियर वाली भी बात आई। तो फिर जब वो पता चला कि अरे तिजारत इज़ द बेस्ट करियर, लड़की का खास करके उसकी इज्जत ना उसके शौहर के रुतबे से होती है। मैं अगर अभी रहती और मेरे हस्बैंड अभी कुछ नहीं रहते तो वो जो कॉन्फिडेंस अभी है ना वो मैं अभी यहाँ तक आ भी नहीं पाती। जब शूज़ हमारे पास आए और जब उनको जब हमने रिटर्न किया वो पहनने वाले कंडीशन में, तो फिर धीरे धीरे वही कस्टमर जाके उस शॉपकीपर्स को बोलते थे कि हाँ आपने मुझे सही जगह भेजा। मोची के काम को हमने एक कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर दिया है। एक पेयर भी मुश्किल से निकाल के देते थे, अब एक घर से 50-50 पेयर आते हैं पूरे फैमिली के। 7 साल में तो समझिए कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो आफ्टर कोविड ही लोगों को इम्पोर्टेंट समझ में आया। एक लड़की जिसकी ज़िंदगी के सारे फैसले हमेशा उसके बड़े ही लेते और जब ये फैसले गलत होते थे तो उससे कहा जाता था ये तुम्हारी किस्मत है। परेशान होकर एक दिन उसने अपनी ज़िंदगी का कमान अपने हाथों में लिया और अपना एक स्टार्टअप बना दिया जिसका नाम है रिवाइवल। हमारे द बिहार पॉडकास्ट की पहली गेस्ट यही लड़की हैं जिसका नाम है शाजिया कैसर। तो शाजिया जी, हम आपसे आपके स्टार्टअप जो है रिवाइवल ज़िया फुटवेयर, तो रिवाइवल पर आने से पहले थोड़ा हम आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ तक आप कैसे पहुँची, आपकी पर्सनल जर्नी क्या है, किधर जा रही थी आप। हमने थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया उसमें पता चला आप मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, फिर आपके साथ कुछ पर्सनल कुछ आपके जीवन में कुछ हुआ जिसकी वजह से आपने ये फ़ैसला लिया कि एक तिजारत बिजनेस जो कहते हैं स्टार्टअप का जो रास्ता है वो आपके लिए बेस्ट है। तो क्या जर्नी है, वहाँ तक आप कैसे पहुँची, शुरू से आपकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में ही थी, फिज़ियोथेरेपी में मैंने बैचलर किया है, तो फर्स्ट ईयर में थी, उसके बाद ही मेरी शादी फिक्स हो गई थी और ना करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो शादी हो गई। तो क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? 19। हाँ, हाँ। तो बस लगा कि चलो ठीक है, अभी मेन जो गोल था वो मतलब अब उधर वही है, मतलब एक अच्छी जगह शादी हो जाना। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो ड्रीम देख कर गई थी वो ड्रीम वैसा नहीं फुलफ़िल हो पाया था। तो वो बहुत मतलब एक जो उस एज में जो एक ड्रीम, एक सपना जो हर लड़की लगभग देखती है और वो जब टूटता हुआ दिखता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, वही तकलीफ़ मुझे भी हुई। और फिर मैंने अपने मतलब उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चलिए अब मेरे लाइफ का फ़ैसला मुझे खुद लेना है। क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में अगर उसमें जानना चाहें। ये हुआ था कि जो प्रॉमिसेस की गई थी कि जो हॉस्पिटल को दिखा के कि ये मेरे हस्बैंड का है वो ही उसके ओनर है, बट रियलिटी में वो उसके ओनर नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो उनके बड़े भाई साहब का था। अच्छा। तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब मैंने तो सोचा था कुछ और सोच के ना, तो बट वो चीज़ जब आपका नहीं रहता है तो फिर लगता है ना, अपने आप को ठगा हुआ फील करते हैं। तो फिर मैंने पेरेंट्स को बोला कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप जब अरेंज मैरिज है तो आपको चेक करना है, मैंने तो आप पे भरोसा किया था। तो उनको भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ उनसे गलती हुई है। तो ठीक है, रियलाइज़ हुआ, बट उसका खामियाजा तो सिर्फ मैं ही भुगती ना। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब आपने जो फ़ैसला लेना था ले लिया। और हाँ, उसमें ये कहा गया मुझे कि ये तो तुम्हारी किस्मत, हम लोगों ने तो ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो फिर मुझे लगा इसमें किस्मत कहाँ से आ गया, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो मतलब फिर उन्होंने बैकग्राउंड चेक सही से नहीं किया। नहीं किया तो आपके बस। हस्बैंड उस वक्त जॉब करते थे शादी के वक्त? मतलब वो भाई साहब का ही संभाल रहे थे। अच्छा, उसी हॉस्पिटल में हाँ एज एन एम्प्लॉय थे वो, काम हाँ करते हाँ थे। हाँ। तो अब अगर आपको पता चला कि कोई ओनर से आपकी शादी हो रही, पता चला कि उसका कुछ है ही नहीं, तो तकलीफ़ तो होगी ना। तो और शादी करने का रीज़न था कि वहाँ पे एक मेडिकल लड़की चाहिए थी, मतलब उनको डॉक्टर चाहिए थे। फिजियोथेरेपी वाली हाँ, लड़की। तो फिर
मतलब वही था कि मैं कुछ और सोच रही थी और निकला कुछ और, तो इसीलिए मुझे तकलीफ़ हुई थी। और फिर मुझे तकलीफ़ मेरे ससुराल वालों से बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी गलती उतनी नहीं थी जितनी मेरे पेरेंट्स की थी। क्योंकि मतलब ये हुआ कि उन्होंने प्रिटेंड नहीं किया था, इन्होंने ही समझा कि मतलब उन्होंने गलत बताया था या नहीं, इन्होंने जानकारी नहीं ली थी, मतलब जैसे इन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने बताया भी अच्छा नहीं। ऐसा कि जानकारी नहीं ली गई। हाँ वो सेल्फ अंडरस्टूड हो गया कि हॉस्पिटल में है तो उसी का assumptions पे हो गया क्योंकि सारा मैनेजमेंट वही देख रहे जी थे, जी जी। तो इनको लगा कि ये पूछने वाली क्या बात है। और ऐसा दूर का भी नहीं था, वो घर की ही बात थी, तो हाँ इन्हीं का तो है, ये हो जाता है। जी जी जी। तो वही चीज़ थी, तो वही मेरे मतलब थोड़ी मेरी पेरेंट्स से नाराज़गी हो गई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने जो ऑप्शन भी दिया मुझे कि ठीक है, अब मैंने तो गलती कर दी है, तुम सुधार दो, मतलब कि डाइवर्स ले लो और फिर जहाँ तुम बोलोगे कर देंगे। मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई। तो मतलब हर हाल में एक टैग तलाकशुदा का टैग लगना भी तो मेरे ही ऊपर आ जाता ना। तो फिर मेरी मम्मी ने बस वो समझाया था कि देखो ठीक है, अब मानते हैं कि चलो जो था वो हो गया, हमारी भी मिस्टेक रही, लेकिन अगर लड़का सही है और पैसा तो देखो वो आता जाता रहता है, अगर इंसान सही है तो तुम थोड़ा सा सब्र रखो और सब्र का फल तुमको मिलेगा। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन हाँ उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे लाइफ का डिसीजन तो मैं ही लूँगी, अब मैं किसी के हाथ में नहीं डालूँगी। तो फिर आगे क्या किया आपने, क्या फिर डिसीजंस लिया? जैसे फिज़ियोथेरेपी हो जाने के बाद मेरी पढ़ाई की जैसे कंप्लीट हुई, तो फिर कहाँ से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई हुई? मैंने यहीं पटना से बेउर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, अच्छा। यहाँ से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। और शादी तो हो ही चुकी थी, तो आफ्टर पढ़ाई कंप्लीट मेरा फर्स्ट बेबी हुआ। तो उस वक्त जो है मुझे एक ऑफ़र आया WHO से, तो मैंने तुरंत उसको ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे काफ़ी मेरी लर्निंग हुई, वहाँ से वर्क किया। फिर उसके बाद टीचर वाला जो गवर्नमेंट का जो निकला था उस वक्त मार्क्स बेसिस पे, तो मेरे इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो पापा ने हमारे तीनों भाई बहन का डाला था, बट उसमें सिलेक्शन मेरा ही सिर्फ हुआ। तो वहाँ पे फिर बोला गया कि देखो मतलब गवर्नमेंट जॉब है और ये तुम्हारा हो गया, बाकी लोगों का नहीं हुआ, तो इसको ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा कि ये मेरा लाइन ही नहीं है और ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बट मम्मी पापा क्योंकि खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनका था कि ठीक है, छोड़ना तुम्हारे हाथ में है, बट एक बार पकड़ लो। तो उस वक्त क्या था कि उतना स्टेबिलिटी नहीं थी लाइफ में, तो मुझे लगा कि चलो जो भी अपॉर्चुनिटी है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कर लिया, लेकिन वहाँ का जो स्ट्रगल मेरा था तो वो मुझे काफ़ी पेनफुल लगा। और फिर जो इन्वायरमेंट था, जैसे आप एकदम से शहर से गांव में चले, टीचर थी, हाँ जहाँ मैं कहाँ टीचर पे थे आप? थी, ठाकुरगंज ब्लॉक, किशनगंज ठाकुरगंज ब्लॉक। हाँ कहाँ पे ठाकुरगंज की किसी स्कूल? ठाकुरगंज का महादेवा गांव है, उसी में हाँ मिडिल स्कूल एक है, उसी में मैं टीचर थी। तो वहाँ पे जो वैन बोलते थे ना कि वैन से जाए, तो मुझे लगा कि कोई वैन आएगा, और वो वैन मतलब ठेला गाड़ी था। तो वैन से जाना पड़ता था? वैन से 10 किलोमीटर, कभी अगर वैन नहीं मिली तो पैदल आना पड़ता था। कौन से साल की बात है ये 2007-8 के साल की बात है। हाँ 2007-8 में। माहौल वहाँ का कैसा था फिर आपका? जैसा गांव का है ना, तो जैसे आप शहर से गई थी पटना से, तो वहाँ तो एडजस्ट होना। अब जैसे मेरा बच्चा भी हो चुका था, हाँ उसको मम्मी के पास छोड़कर मैं वहाँ पे कर रही थी। तो जब स्कूल से घर आती थी तो वहाँ पे तो मैं अकेले ही रह रही थी ना, तो मतलब मैं सोचती थी कि मैं लाइफ में कर क्या रही हूँ। मतलब मैं बालिका विद्यापीठ लखीसराय, मतलब इतने अच्छे स्कूल से, वहाँ पे हॉस्टल लाइफ भी जिए, तो वो इतना अच्छा हमारा फ्रेंड सर्किल का इकोसिस्टम, प्लस घर में भी वेल टू डू, और एजुकेशन भी अच्छी ही जगह से हुई। और मुझे लगा कि ये ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट का एक टैग है, लेकिन मैं अपने बच्चे को क्या दूंगी, मतलब नीचे से ऊपर है, मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ ना, तो उनको जो जैसा माहौल दूंगी, तो हर माँ बाप चाहता है कि वो जहाँ से भी पढ़ा है उसका बच्चा उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह से पढ़े। तो फिर मुझे लगा कि क्या इसमें मेरा ग्रोथ होगा। तो फिर सोचा कि मैक्स टू मैक्स, और वो भी उस वक्त तो ट्रांसफ़र वाला भी चक्कर नहीं था,
मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट ही रहना है। और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पटना में जॉब कर रहे थे। फिर लगा कि लाइफ का मतलब ही क्या रहेगा, हस्बैंड वहाँ, मैं यहाँ, बच्चा कहीं और। तो मतलब मुझे कोई ऐसा वो लगा नहीं, मुझे लगा नहीं, मतलब अगर मुझे फैमिली लाइफ भी चाहिए और करियर भी चाहिए, तो फिर मैंने डिसीजन लेके नहीं, उसके लिए तो फिर मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। तो जहाँ छोड़ने का नाम लेती थी तो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब लेकर बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, फिर गवर्नमेंट हाँ, जॉब तो है। फिर जब मैं सोच ली थी कि अभी डिसीजन तो मुझे ही लेना है ना, तो मैंने क्या किया कि लीव विदाउट पे चली गई और घर में बोल दिया कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है। अच्छा। मुझे लगा कि अगर बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो वापस आ जाऊंगी, और नहीं तो खैर उसके बाद वैसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। मैंने कहा कि वहाँ उस वक्त जो सैलरी मिल रही थी, मैंने कहा कि वो तो प्राइवेट में भी मैं करूँगी तो उससे ज़्यादा कमा लूँगी। तो फिर मैं पटना, अब मेरा था कि मैं कम ही रहूँ लेकिन मैं हस्बैंड के साथ रहना है मुझे। तो फिर मैं पटना आ गई, यहाँ पे वर्क करने लगी। फिर मुझे यूनिसेफ में मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे मुझे मिल गया, पुनपुन ब्लॉक ही मुझे मिला था। वहाँ पे मैं अच्छे से वर्क कर रही थी। तब तक मेरा बेटा जो है वो प्ले स्कूल में जाने लगा था। फिर जब जाने लगा तो एक दिन मुझे बोलता है कि मम्मी, फिर मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग हो गया बेगूसराय। तो मैंने डिसाइड कर लिया था वो कि किस अगर जॉब में गए फिर? वो हॉस्पिटल मैनेजर है। हॉस्पिटल। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर बिहार में रहना है तो मैं पटना ही में रहूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। तो मैं बच्चे अपने बेटे के साथ थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मम्मी, जब मैं स्कूल से आता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता मेरा कोई नहीं है, क्योंकि आप भी नहीं रहती हैं, पापा भी नहीं है। तो वो फील मैं कर पाई, क्योंकि मैं भी जब हॉस्टल में थी तो मुझे भी ऐसे ही फीलिंग होती थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो उसका पल है ना, वो मुझे ये भी इंजॉय करना है। तो फिर मुझे लगा मैं क्या करूं। तो फिर होता नहीं कि जब लगता कि मैं किससे जवाब मांगूं, तो मैंने ना कुरान शरीफ का जो हिंदी मीनिंग है ना उसको खूब स्टडी करना, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो है पूरे ऑर्थोडॉक्स थे। तो मुझे रिलीजियस है। हाँ, बहुत। तो मुझे एक्चुअली में मतलब वही चीज़ मुझे लगा कि मैं मतलब मेरा नाम कहीं से अटैच है ना, अगर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे उनको एम्बैरस फील हो और उनको मनाना मेरे लिए मुशक्क़त हो, तो फिर मुझे लगा कि रिलीजियस है तो रिलीजियस से ही मैं उसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। तो जब मतलब वुमेन का क्या हक और हुकूक है, इसी को फोकस करके मैं पढ़ना, जब उसका पूरा रिसर्च करना शुरू किया तो उसी में फिर करियर वाली भी बात आई। तो फिर जब वो पता चला कि अरे तिजारत इज़ द बेस्ट करियर, तो फिर डिसाइडेड हो गया कि हाँ क्या करना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर रिसर्च करने लगी कि अरे अब करना है तो बिज़नेस क्या करना है, क्योंकि मेरे फैमिली में भी किसी का बैकग्राउंड था नहीं और ना ही कहीं और था। तो फिर मुझे लगा कि जैसे अब लेडीज़ हैं तो जनरली दिमाग में यही आता है, या तो बुटीक खोल लो, या तो पार्लर खोल लो, या तो कुछ और कर लो। लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड है। तो फिर और मतलब अगर उस फील्ड में भी मैं जाती हूँ तो उसकी तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मुझे तो बहुत स्ट्रगल होगा। फिर सोचा कि जब स्ट्रगल ही करना है तो ऐसे जगह से जो अपने जहाँ पे ये मतलब कुछ ऐसा चीज़ स्टार्ट करूँ जो वहाँ के लिए नया हो, और अगर वो चल गया तो मेरा मोनोपोली होगा, ये माइंड कोई में था। कॉम्पिटिटर नहीं होगा हाँ, मार्केट। और फर्स्ट मतलब एडवांटेज मैं ले पाऊँगी। फर्स्ट मूवर से हाँ, एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये चीज़ें था। तो मैं जो रिसर्च सब करती थी ना, तो मेरे हस्बैंड, हमको लगता है कि वो नोटिस करते थे बट मुझे बोलते नहीं थे। हाँ, चल रहा है अलग। हाँ। तो उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे ये इस तरह का शू का सर्विस सेंटर टाइप से ओपन करना है, शू लॉन्ड्री, तो नहीं, पहले उनको बोला कि इस तरह के अगर सर्विसेज मार्केट में रहेंगी तो कैसा लगेगा। तो बोले हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत दिक्कत होती है, जैसे वुडलैंड के शूज़ वगैरह होते हैं उसको मेंटेन करना। तो मैंने कहा कि अभी तक तो कोई नहीं है, मैं ही खोल लेती हूँ। तो बोले तुम कर पाओगी? तो मैंने कहा अरे कोशिश करती हूँ, फिर एटलीस्ट अफसोस तो नहीं न रहेगा। तो बोले नहीं, ये सब पटना में नहीं चलेगा। मेरी थॉट अलग थी। मेरी थॉट थी कि यहीं के लोग
बाहर क्यों जा रहे हैं, जब वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है इसलिए जा रहे हैं। जब वही सारी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी तो वो ज़रूर अवेल करेंगे। और इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ जो है लोग अवेयर हो चुके हैं, ढूंढ रहे हैं, हाँ, सर्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करके देख ले। तो फिर बाकी बाद में तो मेरा फिजियोथेरेपी है ही। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब उनको था कि ये जिसमें खुश रहे। तो मेरा जो डिसीजन था उनको नहीं छोड़ने का यही था कि उस वक्त मैंने उनका साथ दिया तो अब वो मेरा साथ दे रहे हैं। म्यूचुअल है, हाँ, मैंने आपका साथ जी। दिया। अच्छा, ये वाला कैसे आया आइडिया कि मतलब इतने सारे आइडियाज़ में से हाँ, हाँ। ये आया कैसे फर्स्ट टाइम दिमाग में कि शू सर्विस सेंटर या शू लॉन्ड्री टाइप कुछ हो सकता है? तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही तुरंत नहीं जी, कर जी, लिया, मैंने रिसर्च तो काफ़ी आपने- रिसर्च हाँ। किया। तो रिसर्च किया तो जब मैं इवन यूनिसेफ में थी ना तो कुछ हल्का फुल्का दिमाग में था। तो कुछ जो भी डॉक्टर्स होते थे ना उनसे पूछती रहती थी कि अच्छा ऐसा होता है तो आप लोग कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो उनसे कुछ आइडिया लिया, प्लस जो भी मेरे सर्कल्स में होते थे उनसे फीडबैक लेती थी कि इस तरह का सर्विस होना चाहिए ना। तो ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव ही मिला रिस्पॉन्स। था कि उसका नॉलेज वो, क्योंकि ये तो पहले कभी से किया है नहीं नहीं। आपने? हाँ। तो फिर मुझे लगा कि इसी में तो और मज़ा है ना, मतलब एकदम ज़ीरो से कोई मुझे जज नहीं करेगा कि मैं जो कर रही हूँ गलत है कि सही है। तो जो भी करूँगी वो सब अच्छा ही बोलेंगे। तो फिर जब रिसर्च किया तो फिर हाँ ये है कि इसके चक्कर में मैं अदर डिस्ट्रिक्ट भी गई। और इसमें सबसे ज़्यादा साथ मेरे जो देवर है ना, क्योंकि हर जगह मेरे हस्बैंड नहीं जा सकते थे, उनको तो छुट्टी नहीं थी। बस उनका परमिशन था कि हाँ आप जा सकती हैं लेकिन साथ में किसी मेंबर को ले लीजिए। तो मैंने मेरे देवर को मनाया कि तुमको कुछ नहीं करना है, तो बस मेरे साथ घूमना है। तो वो ओके करिए। तो पूरा 1 महीना जो है पूरा जहाँ जहाँ लेदर या शूज़ से रिलेटेड जो भी फैक्ट्रीज थी ये वो सब जगह मैंने विजिट उसको लेके साथ में मार्केट रिसर्च किया पूरा आपने? रिसर्च किया मार्केट। तो उसका भी बहुत क्योंकि इनिशियली रिसर्च में उसने ही साथ दिया मेरा। तो जब ये हो गया तो फिर मैंने ही उसका मॉडल वगैरह बनाया और स्टार्ट किया था मैंने सिर्फ शू क्लीनिंग से। अच्छा। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मतलब रिस्पांस वैसा मतलब लोगों को समझ में नहीं हाँ, आ रहा कि था क्या कि है ये क्या चीज़ है। हाँ, और इसकी जैसे ज़रूरत लोग क्या है? आए कि अगर नया चीज़ ओपन हुआ है वो आते थे और देखते थे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप कर क्या रही हैं यहाँ एक टेबल कुर्सी लगा के। तो फिर मैंने बताया कि नहीं हम आपके शूज़ जो आप ही के शूज़ हैं उसको हम रिवाइव करने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा नहीं समझ में आया, उनको लगा कि हम कस्टमाइज़ बनाते हैं कि क्या। तो खैर बहुत कन्विंस करने के बाद वो जो फिर भी उनको डाउट था तो वो जो है जो उनका बेकार शूज़ जो मतलब एकदम फेंकने वाला था तो वो एज ए मतलब क्यूरियोसिटी की वजह से वो ला के देखते क्या हाँ करते कि हैं देखते ये क्या करके देती हैं। प्लस फिर जितने शॉप्स हैं वो सब जगह मैं जा के उनको बताती थी कि हमने ऐसा ऐसा शुरू किया है, आपके कस्टमर जो भी होंगे प्रॉब्लम तो आप हमारे पास भेज दीजिए या हमें बता दीजिएगा तो हम लोग कलेक्ट करवा लेंगे। तो यहाँ के मार्केट में भी मैं सब जगह गई तो ऑब्वियसली कोई भी पहली बार हो गया और ख़ास करके और फीमेल जो फुटवेयर के क्षेत्र में तो उनको लगता था कि मतलब ये फैशनेट होके ओपन कर ली, इनको कुछ नॉलेज है नहीं। लेकिन जब वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करते थे और जब मैं उनका जवाब देती थी तब धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उनको थोड़ा सा यकीन करने पड़ा। फिर भी मतलब उतना नहीं था। इस बीच किसी ने ऐसे डाउट नहीं किया कि ये काम तो मोची से भी करा सकते हैं, तो आप क्या अलग करेंगी? तो इसको आपने कैसे डील किया कि लोग जब ये करके आते हैं कि अच्छा जूता को ठीक करना है, उसको पॉलिशिंग करना है, कुल मिला के उसको नया दिखाना है, तो वो तो मोची कर रहा हाँ, है, या धोने का आप ही क्या काम अलग है। करेंगे? हाँ तो मैं उनको बता दी ना कि जैसे देखिए आप मोची हैं आपके सामने, वो 2 ही काम करते हैं, या तो पेस्टिंग या तो स्टिचिंग, उसके अलावा तीसरा काम नहीं होता है। 2 काम में भी उनका फिक्स रिसोर्सेज है, वो उसी से ही आपके हर शूज़ करेंगे और उनका करने का पैटर्न भी सेम ही होगा। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू योर फुटवेयर, योर लेदर, योर जैसे अगर स्टिच भी कर रहे हैं तो स्टिच का पैटर्न बहुत फिनिश होगा कि पता नहीं चलेगा, प्लस वो कलर मैचिंग करके करेंगे। और स्पोर्ट्स शूज़ है उसका अलग ट्रीटमेंट है, जो स्वेड और न्यूबक है वो उसका अलग ट्रीटमेंट है। तो उसका जो डिफरेंशिएट है लेदर का, वो सब चीज़ें जब थ्योरेटिकल पार्ट उनको बताने लगी ना तब उनको धीरे धीरे वो लगा। और फिर सब उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब शूज़ हमारे पास आए और जब हमने रिटर्न किया वो पहनने वाले कंडीशन में,
तो फिर धीरे धीरे वही कस्टमर जाके उस शॉपकीपर्स को बोलते थे कि हाँ आपने मुझे सही जगह भेजा। तो Feedback अच्छा तब शॉपकीपर को हम पे ट्रस्ट हुआ और तब वो अपना भी रखा स्टॉक हमसे ठीक करवाने लगे। अच्छा, कुछ शॉप्स तो ऐसे भी हैं, जैसे वुडलैंड का मैं जानता हूँ कि वो लोग खुद ही करते हैं, तो क्या आपके मार्केट में आने के बाद इस तरह के ब्रांड्स जो है खुद करवाने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या आपका कोई कंपटीटर अभी नहीं, है? अब तो वो लोग का हेडेक कम होगा ना, तो अब वो लोग बंद कर रहे हैं क्योंकि अभी अच्छा। रिसेंटली रेड चीफ जो भी थोड़ा बहुत रिपेयर करती थी उन्होंने पूरा शट डाउन कर दिया है। जैसे ये लोग वो पूरा- रिप्लेसमेंट उनका पे, फोकस हो गया है सेल पे। हाँ ये रिप्लेसमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि आप आइए हम चेंज कर देंगे 6 महीने में, अगर आपका टूट जाता है तो रिपेयर वाला थोड़ा सा इनका कम है। क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो है ना वो आउटसोर्स करती हैं, मतलब वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, तो उनका कंट्रोल ये अच्छा इस पे नहीं, चीज़ और इस पे पे वो नहीं है। अपना रिसोर्स और इसका रिसोर्स हाँ लगाना भी नहीं चाहते रिसोर्स। लगाना भी नहीं चाहते, और वो पॉसिबल उनका तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उन पे सेल पे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन जो कंज्यूमर हैं उनको क्या होता है, हमारी बात भी हुई है एमडी से जो, तो उनको हमने कहा कि जैसे क्या है कि वो लोग सस्ते फुटवेयर पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है सस्ते फुटवेयर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप इन्वायरमेंट भी तो आप देखिए ना कि वो फिर यूज एंड थ्रो अगर वाली चीज़ें होंगी तो हमारा पॉल्यूशन भी तो बढ़ रहा है। रीयूज भी आप बढ़ा रही हैं Yes. चीज़ों का। तो शूज़ का रिसाइकिल तो अभी नहीं हो रहा है, रीयूज़ हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि हम हेल्थ इतने कॉन्शियस हैं और हम अपने फुट हेल्थ को ही इग्नोर कर रहे हैं, जबकि घर में सबसे ज़्यादा गंदगी जो है वो फुट के थ्रू ही आती है। और हमारा वहाँ नेग्लिजेंसी है, बहुत सारे स्किन डिजीजेज हो जाते हैं, बट उनको पता नहीं चलता कि अरे मैं तो इतना खाता सब कुछ हूँ, लेकिन क्योंकि उनका फुटवेयर गंदा है ना। अगर क्लीन शूज़ पहनने की आपको आदत हो जाएगी तो आपका फुट भी सिक्योर रहेगा और फुटवेयर भी सिक्योर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल इम्पैक्ट डालें, ये भी हमारा मोटो था क्योंकि हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो हमें पता था कि हम एक तीर से 3 निशाना कर रहे हैं। एक तो जो स्किल्ड लेबर है उसमें एक मतलब मेरा ये था कि विमेन शू रिपेयर का काम क्यों नहीं कर सकती। हाँ कहीं दिख नहीं रहा है कहीं भी। हाँ तो वो कर सकती है, ये तो स्किल वाली चीज़ है, तो जो भी सीखेगा वो उसको कर सकता है। ठीक है, एक मतलब न्यू मतलब लेदर इंडस्ट्री में भी उनका एंट्री हो, ठीक है, वो स्किल वाली चीज़ में मतलब ये जेंडर बाइज्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर हम अपने आप को लिमिट करेंगे। दूसरी चीज़ है कि इन्वायरमेंट आपका जितना सर्विस से उसका लाइफ शूज़ का बढ़ेगा, इन्वायरमेंट में वो कम जाएगा, तो पॉल्यूशन पे तो अगर 1% भी कर रहे हैं तो हमारा कुछ तो योगदान है। तीसरा चीज़ है हेल्थ और हाइजीन की हम खुद पे कर रहे हैं, बट फुट वेयर जो है उसका और फुट जो है उसको भी हम मतलब उसकी हेल्थ पे बात करेंगे। तीसरी चीज़ है लोगों का पैसा भी से, अगर आप जैसे हमारे जो कस्टमर है वो हमारा मेनली फोकस है जो मोर देन 2000 से ऊपर का शूज़ पहनते हैं, जो ब्रांड कॉन्शियस है, थोड़े महंगे शूज़ जो है। पहनते हैं। तो हमारा मिडिल क्लास जो है ना वही है टारगेट, क्योंकि मिडिल क्लास ऐसा क्लास है जो कि सोसाइटी भी मेंटेन करना चाहता है लेकिन अपने बजट में। तो बजट में अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप जितनी भी महंगी से महंगी कार ले लीजिए, उसको अगर आप सर्विस नहीं कराइएगा तो वो एक डब्बा बन जाएगा। तो उसी तरीके से शूज़ का आप प्रीमियम वर्जन पहनिए, बिंदास होके पहनिए, लेकिन अगर सर्विस अवेलेबल है तो आप आराम से वो सालों साल तक रह सकता। आप जो पैसा लगाया है आपने वो आपका मतलब यूज़ होगा, पूरी तरीके से सेव होगा। शाजिया जी, अभी लगभग 7 साल हो गया रिवाइवल का। जी। तो 7 सालों में क्या क्या चैलेंजेस आए, कितने स्टोर्स आपके खुल गए, किस इन्वेस्टर्स का क्या रहा और क्या प्रॉफिट बना पा रही है कंपनी, इस चीज़ को थोड़ा अगर बताएं। तो 7 साल में तो समझिए कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो आफ्टर कोविड ही लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आया। अच्छा। उसके पहले तक ट्रायल ये सब चल रहा था। दूसरी चीज़ था कि मुझे भी मतलब सर्विस देना तो आ रहा था, बट एक बिजनेस रन करना वो नहीं आ रहा था, और ना कोई ऐसा बैकग्राउंड था। तो इसको भी मतलब बिजनेस का साइंस को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ आपका जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ से जब हम लोगों को दिल्ली वगैरह भेजा गया, जब कहाँ, बिहार गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। हाँ, तो जब
भेजा गया हमें। और जब हमने इंडिया के टॉप मोस्ट जो बिजनेस टाइकून से हम मिले, उनसे बात किया, देखा, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि ये ऐसा चीज़ नहीं है, हम भी कर सकते हैं। बस हमें अपना वो माइंडसेट को वैसा डेवलप करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा कि बिज़नेस का साइंस क्या होता है। तो वो जब चीज़ें सब तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू की, तो एक मोची के काम को हमने एक कॉरपोरेट में कन्वर्ट कर दिया है और एक बहुत सिस्टमेटिक। और इन 7 साल में ये चीज़ हुआ कि अब मैं जो अभी अपने इसमें डाल रही हूँ, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको मैं ऑटोमेशन में डाल रही हूँ। अच्छा। तो इसका बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डेवलप ही कर रही हूँ और एक बार वो मेरा फिट हो जाएगा तो हो सकता है कि मैं खुद ही हर एक स्टेट में अपना सेंटर स्टार्ट करूँगी। तो अभी कितने सेंटर हैं? अभी तो मतलब सिर्फ पटना ही में 4 है। अच्छा, पटना में 4 है। हाँ। तो उन सेंटर्स पे पिकअप होता है और वहीं पे नहीं, वो तो एज अ कलेक्शन पॉइंट की तरह हो गया। कलेक्शन पॉइंट। हाँ, सेंट्रलाइज हमारा जो वर्कशॉप है वो सेंट्रलाइज है। अच्छा, वर्कशॉप अब कितने हम हैं? वर्कशॉप एक है। हाँ, एक। एक वर्कशॉप में कितने लोग हैं काम कर रहे हैं? अभी तो हमारे पास जो है करीब 12 से 15 लोगों की टीम है टोटल, मतलब सारा कंप्लीट मिलाकर। अच्छा। तो इसमें जो है हमारे पास अब हम जो है जो जिया का आपने नाम बताया, तो हम अब मैन्युफैक्चरिंग जिया फुटवेयर। हाँ। अच्छा, फुटवेयर जो जूते हैं बना भी रहे हैं आप? हाँ, अभी बना लेदर के? नहीं, अभी तो रेक्सिन से स्टार्ट किया है, फिर धीरे धीरे वो सारे प्रोडक्शन कस्टमाइज शुरू कर दिया है आपने? हाँ, प्रोडक्शन स्टार्ट कर अच्छा, दिया। तो ये मतलब रिवाइवल के साथ साथ जिया फुटवेयर जूते बनाएगा भी? हाँ, जिया एक है जो फीमेल वर्जन का है। अच्छा। प्लस और भी मतलब अभी हम बना रहे हैं, जो मेल का कुछ और नाम रहेगा। अभी फीमेल का कोल्हापुरी से स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर उसको हम ऑनलाइन भी लेकर आ रहे हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं प्लस रिवाइवल सर्विस के साथ साथ जो पॉलिसीज जो किट है ना, वो हमारा रेडी हो रहा है। तो हम पॉलिसीज भी सेल करेंगे, प्लस इधर फुटवेयर सेल कर, मतलब प्रोडक्शन इसका होगा, हमारा पॉलिसीज का भी प्रोडक्शन। तो अभी आपके पास कोई इन्वेस्टर है? अभी सलीके से मैं किसी के पास गई ही नहीं। अच्छा। गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया था इनिशियली, और जो सेकेंड जो है पोस्ट सीड फंड, उसका ऑलमोस्ट अप्रूवल हो गया है, वेटिंग बस। गवर्नमेंट से ही? हाँ, गवर्नमेंट से। बिहार गवर्नमेंट से ही। क्या अमाउंट रहता है, अगर बता पाए आप? हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट का तो क्लियर है, 10 लाख पहले दिया था और 15 लाख अब देने वाले हैं। अच्छा, तो वो सपोर्ट गवर्नमेंट का इतना रहा। सपोर्ट है। तो उस और जो मतलब सर्विसेज दे के कंपनी क्या इतना बना पा रही है कि सब लोगों की सैलरी हो जाए? इवन मेरी सैलरी भी, मेरे एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट वेंट सब कुछ मेरा अपने बिजनेस से ही आ रहा है। पॉइंट पे मतलब इतने सारे शूज आपके पास रिपेयर या सर्विस के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या रेट रहता है और उमूमन कितने सर्विसेज आ जाते होंगे डेली इन सेंटर्स पे? 350 रुपया हमारा स्टार्टिंग रेंज है। अच्छा, मिनिमम? हाँ, मिनिमम क्लीनिंग प्राइस है। और एवरेज है 350 टू 1000 के बीच में आता है सर्विस चार्ज, ठीक है। और हम लोग जो है अभी महीने का जो है 1000 पेयर जो है वो कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। तो ये प्राइस क्या इस बात पे भी वेरी करता है कि जूता आपका नाइकी का है या ब्रांड पे? जूता किस ब्रांड का? हाँ, वो यूजेस पे है कि अब आपका नाइकी का ही है, लेकिन आपका मतलब 5 या फिर आपका यूज़ इतना ज़्यादा है कि वो पूरा क्रश, रिपेयर इतना ज़्यादा पड़ेगा कि तो उस पे है। लेकिन ऑलमोस्ट जो है कि जो सबसे अच्छी बात है कि करीब 6-7 कस्टमर ऐसे हैं जो डे 1 से हमारे साथ जुड़े थे, आज भी हैं, और वो शूज़ भी हमारे साथ आज भी आता है उसी कंडीशन में। शूज़ भी उसी कंडीशन है। तो ये कस्टमर रिटेंशन आपका मतलब काफ़ी है? काफ़ी अच्छा, मतलब 70% कस्टमर रिपीटेड है। जो आते हैं वो रिपीट, वो फिर आते, फिर एक कस्टमर जुड़ता है, उसके पूरे परिवार जुड़ जाते हैं। और ये तो है भी, जैसे पहले एक पेयर भी मुश्किल से निकाल के देते थे, अब एक घर से 50-50 पेयर आते हैं पूरे फैमिली के। हाँ, ये समझने की बात है। जैसे मेरे घर में जूते हों और मैं उसको अपने टाइम की वजह से नहीं साफ कर पा रहा हूँ, तो आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते ना यार मेरे जूते धो दो, या मतलब आप। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल भी है ना, लोग अब पहले तो साल मतलब एक पेयर में आपका पूरा साल निकल जाता था, अब है कि कपड़े के कलर के हिसाब से मैचिंग आपके पास बहुत लॉट्स ऑफ
जूतों का शौक है, लोग कई कई जो जूते हर रखते हैं। ओकेजन के लिए हाँ, अलग अलग-अलग शूज़ है, शूज़ फॉर्मल है, कैजुअल है, कुर्ता के साथ मोजरी जाएगा तो लोफर जाएगा, तो कई जूते बहुत हैं, सारे लेकिन फिर भी फैशन। कुछ हाँ पसंद आ रहा है, फिर भी आप ले ले रहे हैं कि हाँ। चलो एक और। और शूज़ में सबसे बड़ी खासियत है ना कि लोग शूज़ इसलिए हमारे से सर्विस कराते हैं क्योंकि कंफर्ट। शूज़ बहुत महंगा हो और अगर आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है तो एक कदम भी आप नहीं चल अच्छा, पाइएगा। तो मतलब जैसे शू बाइट जिसको बोलते हैं, वो भी आपके यहाँ इम्प्रूव हो सकता है इस तरह की चीज़ें कि नहीं अगर नहीं, बहुत जैसे टाइट हो रहा है जैसे टाइट हो रहा है तो हाँ हल्का फुल्का वो भी लूज हो adjust जाता है, लूज हो सकता और अगर ढीला हो रहा है तो वो टाइट भी हो जाता है। लेकिन बात है कि जैसे आप भी देखिए, पुराना शूज़ आपको जितना कंफर्ट देता है आपको नया शूज़ तुरंत में उतना नहीं कंफर्ट नहीं देता है। तो अब खास करके हमने तो सोचा भी नहीं था कि जो मोर देन 50 एज से प्लस लोग हैं वो भी हमारे कस्टमर अब ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं हमारे पास। हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं होगा ना इससे पहले कि पहले सबसे ज़्यादा डिनाइल वही थे, अरे 10 रुपए का तो पॉलिशे करना है तो काहे के लिए हम आपको देंगे इतना पैसा। लेकिन जब उन्होंने सर्विस मतलब बहुत पत्थर दिल पे रख के उन्होंने 350 रुपया दे के जब कराया और जब उनको फ़ायदा समझ में आया, फिर या फिर जैसे सोल रिप्लेस हो गया, सोल क्रैक हो गया है ऊपर का, ठीक है, उन्होंने जब वो उनको ठीक होके मिला और वो पहने तो फिर उनका माइंड सेट चेंज हुआ। सर्विसेज ये सीखी कहाँ से आपने कि ये ठीक करना, ये सब करते करते हो गया। ये मुझे काम करवाना आता है। करवाना आता है। तो अब क्या है कि पहले से कुछ नहीं था, कारीगर कोई वो नहीं है, मतलब में मेरे जो रहते हैं वो स्किल्ड नहीं होते हैं, मतलब उनको उनका काम आता है। जो अपर मैन है वो अपर बनाते हैं, ठीक है, वो मैं नए वालों को ही उठाती हूँ। जो बॉटम मैन है वो बॉटम ही बनाते हैं। मटेरियल मेरे पास रहता है, मैं उनको बताती हूँ कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं ऐसे बनाना। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कई कोरोना के वक्त कई जो लेबर वगैरह जो बाहर पलायन करके बिहार से बाहर काम कर रहे थे वो वापस आए और आपकी कंपनी से जुड़े और फिर पलायन नहीं कर रहे हैं। जी जी, आपके उनके कुछ एग्जाम्पल बताइए। हाँ, उनके एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसे अभी क्या मतलब और भी जो 3-4 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो लोग सब दिल्ली में थे, एक 40 साल तक बॉम्बे में थे। अब उनका कोरोना में जब वापस आए तो उनको मैंने पूछा कि आपको वहाँ कितना मिल रहा था, तो उन्होंने बताया कि सप्ताह का उनको 3500 रुपये समथिंग मिल रहा था। तो मैंने ठीक है, मैं ही दे देती हूँ, आप यहाँ पे कीजिए, लेकिन काम जैसा मैं बताऊँगी वैसा करना होगा। तो बोले कि ठीक है आप बताइए हमको। तो उनके साथ टाइम दे के एक बार गाइड कर दिया। तो जब उनको समझ में आ गया तो फिर अब मुझसे अब वो खुद ही अपना मतलब क्रिएटिव माइंड उनको कर दिया। तो वहाँ भी वो इसी फील्ड में काम कर रहे थे या आपने ट्रेनिंग देके उनको जूते का काम सिखाया? नहीं, वो शूज़ वाले ही लोग हैं। हाँ, शूज़ वाले ही। कुछ मोची लोगों से भी आप कांटेक्ट में रहते हैं कि हाँ उनका भी एक मतलब कांटेक्ट रहता है कि हाँ यहाँ हाँ, जैसे उनको पता है, जैसे मैंने वो अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, तो जैसे उनको पता है कि उनका क्या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जो कस्टमर आते हैं अगर कोई उनको बोलते हैं कि हमारा वुडलैंड का है, इसको तुम ये कर दो, तो वो बोलता है कि नहीं भैया आप रिवाइवल चले जाइए, वो कर देगा, हम लोग से नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो मोची वगैरह है तो उनको आपने अम्ब्रेला दे दिया है, वो एक ऐड का तरीका होगा। वो है भी, क्योंकि वो बात है ना कि उनके लिमिटेशंस हैं, तो उनके लिमिटेशंस हैं तो ठीक है, वो इस ब्रांड की चीज़ या इस तरह इतना बढ़िया से वो नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास वो हमारे पास कंप्लीट रेंज सॉल्यूशन मिलेगा। वहाँ पे मिलेगा उनको जो लिमिटेड है, या धोने वाला तो उनके पास भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी ने क्लीनिंग पूछा का तो नहीं मिलेगा, भाई जूते साफ करवाने, क्लिनिंग करवानी है, कैसे होगा, तो नहीं मिलेगा। जी जी। एक बार थोड़ा पीछे लौटेंगे कि जब ये आपके फैमिली में क्या रिएक्शन रहा, जैसे अपने हस्बैंड का तो बताया, लेकिन आपने कहा कि आपकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स थी, जो भी ससुराल पक्ष हो या जो भी हो, तो उसमें कैसे आपने उसमें देखिए एक चीज़ मैंने मान के रखा था कि जो भी करने जाऊंगी कोई भी अनयूजुअल चीज़ तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, और ख़ास करके अगर मतलब किसी लोगों ने बहुत शौक से एक मेडिकल लड़की लाया है और वो मोची निकल जाए तो वो थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि समाज में वो था ना कि मतलब तुम और भी कुछ कर लो, यही क्यों। और मुझे लगा कि हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे इसके बिना हम 2 कदम नहीं चल सकते। तो लोग थ्योरेटिकल बातें करते हैं कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए,
तो जब अपनी बात आई तो वहाँ पे क्यों ये मतलब डबल स्टैंडर्ड क्यों? और सबको आप इतना टाइम लेके एक पॉडकास्ट में नहीं बता सकते कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ हाँ जनरली लोग यही समझेगा कि अरे जूते यही काम कर रही है। ये समझाना इतना इजी नहीं है जो आपका टास्क है। तो उस वक्त मेरे मतलब दिमाग में सिर्फ जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब शूज़ वाला काम के लिए होंगे ही। तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे मतलब बस कोशिश करना है, नहीं चलेगा कोई बात नहीं है। हाँ, और उतना ज़्यादा मैंने अपना वो खुशफहमी फाल के नहीं रखा था कि लोग क्या बोलेंगे और ये सब चीज़ें नहीं। और दूसरी चीज़ है कि मुझे ये पता था कि मेरे हस्बैंड ने ओके किया है ना, निकाह उसने की है, बाकी देख लेंगे। तो वो जब ओके है तो फिर हमको बाकी को वो संभाल लेंगे। अच्छा, बीच में आपने कहा था कि आपने उनको वक्त पे साथ दिया। हाँ। तो क्या था वो कहानी, क्या आपने उनको मतलब क्या किस तरीके से साथ दिया? हाँ, मैंने उनको साथ इसलिए मतलब वो जो उस वक्त जो मेरा एक तरह से कहा जाए कि उनका जो सपोर्ट था, मतलब जो भी मैं 1 महीना 2 महीना थी साथ में, तो एक इंसान का नेचर समझ में आ जाता है। तो लगा कि नहीं मतलब ख़ानदानी लड़के हैं, अच्छे हैं, मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हम लोगों ने नहीं बताया तो तुम्हारे तरफ से भी तो नहीं पूछा गया था, तो अब कोई भी चीज़ तो बेनिफिट रहे, मतलब वो उस पॉइंट से। तो मुझे उनका ये लॉजिक सही लगा कि उनको तो बेस्ट चीज़ मतलब उनसे ऊपर चीज़ें मिली ना, तो ये तो उनका है कि उन्होंने अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं किया। और कहीं ना कहीं मेरे जो फैमिली वाले जो उनसे काफ़ी हाई थे, तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होगा, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा वो कुछ नहीं किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनकी सोच अच्छी है, मतलब अपर है, अपने से ऊपर ये गए। और सोच तो हमारी पेरेंट्स की हुई ना कि वो अपने से डाउन में गए। तो ये चीज़ मुझे लगा कि इंसान की सोच अच्छी है तो फिर हम वापस से रिवाइव कर लेंगे अपनी लाइफ को। तो उतना आगे तो मैंने नहीं सोचा था, बस इतना था कि हाँ, बंदा जेन्युइन है। और अभी मेरी मम्मी भी ने कहा था कि जब पूरे वक्त में किसी का साथ दो ना, तो वो हमेशा इस बात को याद रखता है। तो फिर बस वो इसीलिए तो फिर मेरा ये था उस वक्त फोकस कि पहले इनको सेट करना। अच्छा। क्योंकि अगर समाज में लड़की का खास करके उसकी इज्जत ना उसके शौहर के रुतबे से होती है। मैं अगर अभी रहती और मेरे हस्बैंड अभी कुछ नहीं रहते, तो वो जो कॉन्फिडेंस अभी है ना, वो मैं अभी यहाँ तक आ भी नहीं पाती। तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी थी कि पहले मुझे अपना रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो पहले मुझे शौहर का रिस्पेक्ट करना होगा, उनको करवाना होगा। तो उनको समाज में तो सबसे पहले बात है जॉब स्टेबिलिटी। तो उसके लिए मैंने जो WHO का जो जॉब पकड़ा था, मेरा रीज़न सिर्फ यही था कि उनके कॉलेज में फ़ीस भरनी थी। अच्छा, मैंने उनका फीस आप भर रही थी? हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि पापा ने तो जो डिसीजन लेने थे, अब उनका जो है तो मैं ही उनकी शरीक हयात हूँ ना। तो मैं ठीक है, जैसे मैंने उनको पढ़ा दिया, उस वक्त नहीं था उनके पास पैसा, तो मैंने उनका फ़ीस एडमिशन भी करा दिया ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहे। मैं उनको वहाँ से निकालना चाह रही थी कि वहाँ वो कंफर्ट जोन में थे ना। तो जब तक कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो फिर उनकी अपनी पहचान क्या होगी। तो जब वो निकाल, खैर उन्होंने मेरी बात मानी। तो जब वो ऑब्वियस डिग्री आई तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब का भी हुआ। तो टैलेंट तो था ही बंदे में, तो उन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई की उन्होंने? हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अच्छा, वही अभी काम कर रहे हैं? हाँ, उसी में। और उसमें भी अभी बिहार के बेस्ट मैनेजर हैं, उनको अवार्ड भी दिया गया है बुला के। आपके पेरेंट्स क्या बताइए, वो गवर्नमेंट जॉब आपने बताया, तो क्या जॉब करते थे? मेरे फादर जो सिविल सर्विसेज में थे, तो वो पहले BDO थे और फिर प्रमोशन होके वो ADM हो गए, पापा रिटायर किए। और मेरी मदर खुद जो है मिडिल गर्ल्स हाई स्कूल में जो है मिडिल स्कूल में वो प्रिंसिपल होके रिटायर की। दोनों गवर्नमेंट जॉब। ये भी एक तरीके से चौंकाने वाली बात है कि पेरेंट्स आपके काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फिर भी बैकग्राउंड चेक उनको करने में लड़के का ये मिस्टेक, मतलब वो पूछा ही नहीं गया, वो ज़रूरत नहीं पड़ी। एक चीज़ आपने कही बीच में कि स्किल्ड चीज़ों में जेंडर मायने नहीं रखता, तो कितना ये आपको लाइफ में कितनी चीज़ों में ये सफ़र करना पड़ा कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं जेंडर बेस्ड? नहीं, मैंने वो एग्जांपल लिया ना कि आप देखिए
होटल्स नहीं में नहीं, काम का काज के दौरान कि मुझे मतलब ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती वाला, नहीं किन नहीं सब चीज़ों में? हाँ मैं बता रही हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, हाँ, ये तो लड़कों का काम है हाँ, तुम्हारा। तो जब खाना बनाते हैं शेफ तो ये तो जनरली घर में सुनने को मिलता है ये तो लड़कियों का काम है, तो फिर वहाँ पे वो लड़का क्यों बना क्यों नहीं? लड़का क्यों वहाँ पे जो लड़की शेफ तो बहुत कम ही रहती बहुत हैं, कम। ज़्यादातर तो होते मेल नहीं रहता हैं। है। तो फिर मुझे लगा कि जब हमारे क्षेत्र में वो झंडा गाड़ सकते हैं तो उनके क्षेत्र में मैं क्यों नहीं झंडा तो आप का जो पूरा जर्नी रहा इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, तो अभी एक स्टार्टअप को लेके इंडिया में शार्क टैंक का बहुत कुछ चल रहा है, जी, तो जी। क्या आपने कभी उसमें अप्लाई किया या फ्यूचर में जाना चाह रही हैं या नहीं जाना चाह रही तो क्यों नहीं नहीं मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। और लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जिसको मैंने डेवलप किया है ना तो इसको और अच्छा जो भी और मतलब अभी भी मेरा स्टडी चलता रहता है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च भी चलता रहता है। तो मैं इस मतलब अभी मैं बूट स्ट्रैप पे हूँ और मुझे लगता है कि मैं उस लेवल तक ले आऊँ कि किसी को ना मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो खुद सामने से आके मुझे ऑफ़र दें। अच्छा। तो मेरा वही है कि मतलब बोलो ना कछुए की चाल मतलब लेकिन मंजिल पे नज़र है मेरी। तो वैसे जनरली इतना कोई सोचता नहीं है, जब जूते की दुकान पे जाता है तो कोई जूता उसने देखा पसंद आया ले लिया, लेकिन क्या क्या एक इंसान को मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचना चाहिए? जूता सेलेक्ट करने में हाँ तो सबसे बड़ी चीज़ है तो कंफर्ट प्लस आप जो लुक है तो वो तो आप उसके डिज़ाइन पे पसंद करेंगे उसको। तो पैर का जो साइजेस है, क्योंकि आप ये देखिए जैसे अब जो रेडीमेड चीज़ें हैं ना उसमें आपको मतलब चूज़ करना पड़ता है। तो आप देखिए पैर का साइज़ भी किसी का लेफ़्ट और राइट जो है ना इक्वल नहीं होता है। तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। तो हम जो हमने सर्विसेज में जो ऐड किया है कस्टमाइज़ भी रखा है। तो अगर जैसे फॉर्मल शूज़ किसी को अगर ऑफिस गोइंग बनवाना है, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो वहीं लोगों को जा रहा है ना, तो हम उनके पैर के नाप के अकॉर्डिंग बना के उनको देते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ आपने बोली कि वो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखें, तो सर्विसेज अभी पटना वालों को तो टेंशन नहीं है, वो जैसा भी खरीदे उनका हर तरह का चाहे नेशनल ब्रांड हो इंटरनेशनल ब्रांड हो वो हर तरह के जो लेदर सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमारे पास आ सकते हैं। या अभी क्या है कि और भी शहरों में जो है थोड़ा थोड़ा ये सर्विसेज होना शुरू हो चुका है। और हमारा जो विज़न है, हमारा विज़न यही है कि हम जो रिवाइवल है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हर ब्रांड का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। और हम जाके मतलब क्योंकि अभी हम सिर्फ पटना में प्रेजेंट हैं, तो जब हमारा प्रेजेंस बढ़ जाएगा तब हम ऑफिशियली जो है किसी अप्रोच करके हम जो ब्रांड है उनके साथ कोलैबोरेशन कर सके एज अ सर्विस पार्टनर। तो अभी पटना के किसी जूते की दुकान जो बड़े शू के शोरूम है या कोई ब्रांड है उनसे किसी तरह की पार्टनरशिप हुई है? नहीं, वो अभी आप पटना का जो डाक बंगला में जितने भी शॉप हैं अच्छा। सारे रेफ़र कर देंगे हमारे पास। अच्छा, आपको कोई भी आता है? हाँ, चाहे स्केचर का बहुत आता है हमारे पास, मतलब सब ज़्यादातर जो रेफरल आते हैं हर इसे स्केचर से आते हैं, वुडलैंड से आते हैं, आपके लिबर्टी से आते हैं, हर जगह से। आप मतलब अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है या उन शॉपकीपर्स को, उनको वो खुद अपने कस्टमर को भेज देते हैं। पटना के बाहर का कोई अगर है तो उसको सर आपके सर्विसेज लेने हो तो उसका कोई रास्ता वो है? कुरियर के थ्रू वो भेज देंगे, आप यहाँ से जी वापस भेज देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नाम इसका अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही आपने रखा कि नहीं, ये जब मैं कर रही थी ना तो मुझे उतना डीपली तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मुझे ये था कि जो भी कर रही हूँ उसका रिफ्लेक्ट उसके नाम में आना चाहिए। तो रिवाइवल नाम मैंने बहुत, मुझे लगता है 1 सप्ताह लगा था मुझे ये नाम चूज़ करने में। अच्छा। तो लेकिन अभी लगता है कि वो डिसीजन बहुत सही था। बिल्कुल, 1 हफ्ता कोई ज़्यादा भी नहीं है एक नाम के लिए, मतलब नाम में क्यों मुझे लगा इससे रिलेट हो रहा है, क्योंकि हम एक जो बेकार सी चीज़ उसको नई ज़िंदगी दे रहे हैं। तो इसीलिए रिवाइवल मुझे सबसे बेस्ट लगा। इसके स्टार्टअप बनाने की जो आपकी जर्नी है उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो आपने पूरा किया उसमें किस तरह की परेशानी आई या आपका बहुत स्मूथली हो गया, और क्या क्या चीज़ें को ध्यान देना चाहिए जब आप कोई स्टार्टअप बिहार में स्टार्ट करना चाहते हैं?
देखिए डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसी को स्टार्टअप बोलते हैं। अच्छा, जी। वो अननोइंगली मैंने आपने एक बिजनेस हाँ एक बिजनेस स्टार्ट किया कि नए तरह का वो संयोग से कहा जाए कि उसी साल जो है ये अनाउंसमेंट हुआ था कि अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो आप हमारे पास ले आइए। हाँ, तो मैंने भी अप्लाई किया था और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो क्या था कि मैंने काफ़ी रिसर्च मैंने उसी वक्त मतलब मुझे यूज़ पता नहीं था, मैंने ऐप वेब सब बनवा लिया था बेसिक सा किसी इंटर्न से ही। अच्छा, मुझे खुद भी यूज़ करना नहीं आता था लेकिन बनवा लिया था। तो जो इंटरव्यूअर थे ना, उनको ये चीज़ ही बहुत अच्छी लगी कि इनकी सोच दूर तक की है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट है, मुझे कुछ भी नहीं पता था सारा चीज़, क्योंकि मेरे अंदर वो शायद इनबॉर्न क्वालिटी है लर्निंग का, और ये पता भी था कि कोई भी चीज़ लर्न कर दुनिया में कोई भी सीख के नहीं आता है और लर्निंग यही ली जाती है। तो अभी मेरे पास सिचुएशन आया है तो मैं लर्निंग लूँ, तो जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है मैं वहाँ पे बताया गया, प्लस उसके बाद खुद का भी काफ़ी मतलब इंटरनेट को तो खंगाल डाला, कैसे क्या होता है नहीं होता, फिर गलतियाँ होती हैं, फिर उसमें सुधार किया जाता है, फिर मतलब बहुत बार उस पर हर चीज़ खुद किया, तो इसीलिए अब सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो अब जो कॉन्फिडेंस है, या अगर आप मुझसे आज से 5 साल पहले बात करते तो बहुत ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क, मैं एक लाइन बोल नहीं पाती थी, समझ में नहीं आता था, कोई पूछा तुम्हारा विज़न मिशन, तो उसी में फिसल जाती थी कि विज़न मिशन है क्या। तो अब सब कुछ क्लियर है, मतलब अभी मेरे सामने पिक्चर क्लियर है, मैं कहाँ जाना है, कब तक जाना है, कैसे जाना है। आपकी पूरी जर्नी में क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपके महिला होने की वजह से या मुस्लिम महिला होने की वजह से, दो आइडेंटिटी की वजह से कभी आपको लगा कि नहीं आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है या मुश्किल आ रही है, कोई चैलेंज आया इसकी वजह से? देखिए जब मैंने शुरू किया था ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचती हूँ। ये जेंडर वाला बात तो मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ठीक है। और मुझे लगा कि अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई मतलब ये स्किल की बात होती है या फिर आपका नॉलेज कितना है उस पे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर पुरुष आएंगे बिजनेस में तो ही सक्सेस करेंगे, या जिसको समझ होगी, जिसको नॉलेज होगा, वो जो इम्प्लीमेंटेशन जो जैसा करेगा वही होगा। तो यहाँ पे तो मतलब एक जैसे मैन और विमेन में जो वर्क करते हैं, तो आपको जेंडर वाला पार्ट से तो कोई मतलब नहीं है, आपका दिल दिमाग सब वही लगता है ना, तो आप भी वही लगाते, इमोशन आपके पास भी है, हमारे पास भी है। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे तो इसका कोई वैलिड रीज़न है नहीं जो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूँ। अब रहा बात की मुस्लिम, तो हम जैसा सोचेंगे ना हमें वैसे ही रिस्ट्रिक्शन मिलेगी। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, मुझे मतलब एक तरह से समझे मैं मैनिफेस्ट करती थी कि कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ होती है सबको होती है, जब तक हम इस जर्नी से नहीं गुजरेंगे तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। क्योंकि ये क्लियर थी कि जो मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ वो पूरी तरीके से मिट्टी का रास्ता है, इस पे गिट्टी भी मुझे लगानी है, अलकतरा भी मुझे लगाना है, बुलडोज़र भी मुझे चलाना है, तब जाके अपनी कार चलानी है, तो पूरा सड़क मुझे ही बनाना है। तो फिर मैं क्यों घबराऊँ परेशानियों से। अभी आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, हाँ। अब कितने क्या एज है बच्चों की? मेरे बिज़नेस के साथ साथ मेरे बच्चे भी बड़े, अभी मेरा बड़ा वाला बेटा जो है माशाल्लाह वो 12th का एग्ज़ाम देगा 2025 में, और जो छोटा वाला है वो 2000 ये अभी 8 क्लास में है। उनका बेटा है बेटी है? दोनों बेटा है। दोनों बेटा है। तो उनका क्या रिएक्शन रहता है अब आपके कारोबार को लेकर, जब आपको इस मकाम पे देखते हैं? तो जैसे क्योंकि आपको ये रिग्रेट शुरू में आपने बताया था कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो आपके साथ बचपन में नहीं हो सका। जी जी जी। तो अभी उन बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है? अभी तो मतलब उन लोगों को कुछ भी डिसीजन लेना रहता है या कुछ भी, वो मेरे मतलब मेरा रिश्ता मैंने ऐसा रखा है ना, अभी वो रिश्ता वाला चीज़ हटा दिया है, फ्रेंड है मेरे। हाँ, तो मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड इसलिए हूँ ताकि मैं खुद हमेशा अपने आप को यंग फील करती रहूँ। तो फ्रेंडली है, तो एकदम से वो एज अ फ्रेंड की तरह मुझे हर एक बात शेयर करता है। इवन उसको करियर में भी कुछ लेना होता है डिसीजन, मतलब डिसीजन तो मैंने रखा कि तुमको ही लेना है, वो मुझसे हर एक बात शेयर करता है।
जाते जाते और एक चीज़ जो आपके जीवन का जो सबसे बड़ा बदलाव जो लाया कि बिना सोचे समझे आपकी शादी 19 साल की उम्र में बिना बैकग्राउंड चेक के करा दी गई। तो जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे खास कि उन लड़कियों के लिए जो इस पड़ाव पर हैं, जीवन के इस पड़ाव पर, तो कैसे इस तरह के जब डिसीजंस का टाइम आता है, जब इस मकाम पे रहती है, तो क्या करें, कैसे पेरेंट्स से बात करें, कैसे उनको समझाएं, और पेरेंट्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब जब आपने ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जी लिया है, उन सारे चैलेंजेस से आगे बढ़ गई हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स से भी और उन बच्चियों से भी? सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखो, और कोई भी पेरेंट्स, कोई भी फैमिली कभी भी आपका एनिमी नहीं होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग कहा जाता था, क्योंकि मतलब नहीं बोलती थी तो नहीं, लेकिन जब मैं बैठ गई समझाने के लिए तो उसको कन्विंस कर, लॉजिक पे मैं बात करती थी। तो अगर आपको आपके ड्रीम पे भरोसा है, या अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आप उसके हर एक पहलू पे ना आप बात कीजिए। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सा जो कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमने नहीं बोला, उसको भी तो समझना चाहिए था। अरे किसी को सपना आएगा क्या? तो जब तक बोलते नहीं कि बच्चे को भी भूख लगती तो वो रोता है, तो समझ में आता है कि वो भूखा है। तो आप बात कीजिए, बात से हर मसला का हल हो सकता है। अगर वही मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं करती, धीरे धीरे भूमिका नहीं बनाती, तो भूमिका बनाने का मतलब है कि उनका मेंटली प्रिपेयर्ड कर देना कि मैं मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात चल रही है। तो उसके बाद जब लास्ट लाइन बोलूँगी तो या तो हाँ या तो ना होगा। तो ना होगा तो भाई हमको रीज़न बता दीजिए, और हाँ है तो अच्छी बात है। तो क्योंकि मैं कोई भी मतलब हाँ इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, मतलब उनको भी रिस्पेक्ट देना ना, कि भाई आपका परमिशन मिले मायने रखता है। तो अगर आप हाँ भर रहे हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अगर मैंने ठान लिया है ये करना है, तो हम टाइम ले लेंगे ना कि ठीक है इतना ड्यूरेशन में मैं काम कर रही हूँ, अगर ये नहीं होता है तो मैं वापस आप जो बोलिएगा मैं करूँगी, तो मुझे थोड़ा चांस दो। तो बात करो, बात करने से हर एक चीज़ का मसला होता है। जैसे मेरे फादर का भी था, जैसे जो उन्होंने समझाया, उनकी जितनी समझ थी उन्होंने अपने हिसाब से समझाया। फिर मैं जैसे उन्होंने मुझे ये कहा था कि ठीक है हो गया, अब तुम कामयाब हो जाओ, तब तुम अपने हस्बैंड को कामयाब कर लेना। तो मैंने कहा कि नहीं पापा ऐसा तो नहीं होगा, तब तो हम मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बोल रहा। मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले मैं उसको खड़ा करूँगी, और मेरा कोई उस वक्त मैंने कहा उनको कि मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो मेरी चॉइस है कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, मेरा कंपलसरी नहीं, लेकिन उसका कंपलसरी है, क्योंकि उसका अगर रिस्पेक्ट होगा तभी मेरी रिस्पेक्ट होगी। तो फिर मेरे पापा ने मुझे खुद बोला कि मैंने तो कोयला हो रहा था, तुमने हीरा मतलब उसको तराश के हीरा बना दिया। तो जब कोई पेरेंट्स आपको ये बात बोल रहे हैं तो मतलब उनको कितना रिग्रेट हो रहा होगा, उनको कितना मतलब फील हुआ होगा ना कि भाई मेरे मतलब चलो इस बात का भी प्राउड कि मेरी बेटी की इतनी समझ हो गई है कि उन्होंने अपना जो ख़राब चीज़ों को वो समेट लिया। मेरे गलत फैसले को भी उसने सही साबित किया। हाँ सही साबित किया, क्योंकि उस सिचुएशन से मैं भागी नहीं ना। भागना तो आसान है, डट के आप खड़े रहेंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन फिर उसके बाद तो और आपके पास ऑप्शन भी था मतलब भागने का, लेकिन आपने वो चुना कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे। जी ठीक है। और कोई सवाल आपका? नहीं, मेरा बहुत सारा सवाल हो गया। ठीक है, तो हमारे साथ थी शाजिया कैसर। रिवाइवल नाम से इनका शू लॉन्ड्री का स्टार्टअप है। शू लॉन्ड्री कहते हैं जैसे कपड़ों का लॉन्ड्री होता है, वैसे ही जूतों को भी लॉन्ड्री की ज़रूरत होती है। जूतों की भी साफ़ सफाई, टूट फूट जाता है, सोल अलग हो जाता है, तो वो महंगे जूते अगर होते हैं तो आपको नए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टार्टअप अब बिहार में ऐसा है जहाँ पर आप उन जूतों को अगर लाकर दे दें, या अगर पटना से बाहर हैं तो कोरियर करवा दें, तो आपका वो जूता नया करके ये वापस करने का दावा करती हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। इनकी जो रिवाइवल की सर्विसेज है, कहाँ कहाँ इसके ड्रॉप सेंटर है पटना में, कलेक्शन सेंटर? नहीं, आप हमारा जो मेन है बोरिंग कैनाल रोड में, उस एड्रेस से वो लोग आ सकते हैं। अच्छा, एड्रेस बता दीजिए, अगर जो लोग शायद पॉडकास्ट देख के भेजना चाहें, अगर आपका हाँ, तो हमारा जो ये रिवाइवल केयर नंबर है ना, वो आप लिंक में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, उसके थ्रू तो लिंक में नंबर रहेगा, उस पर आप कांटेक्ट करके आप इनके सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकती हैं, उठा सकते हैं। सिर्फ शूज़ ही नहीं, बैग्स और जैकेट भी। अच्छा, ये तो रह गया मतलब शूज़ के साथ साथ बैग और जैकेट का भी
को भी रिवाइव करने का, उनमें जान वापस डालने का इनका स्टार्टअप और काम कर हमारे रही है। तमाम दोस्त जो जूते के शौकीन हैं और तमाम जूते, मतलब मेरे कई दोस्तों के घर में जूतों का अंबार है, अंबार लगा रहता है, मतलब बहुत सारे जूते हैं। और कई बार वो जूते नहीं पहनते हैं, गंदे पड़े हैं या फिर से उसको नहीं पहन रहे हैं, नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसको ठीक करवा सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। हाँ, किसी को अगर डोनेट भी करना है ना तो रिपेयर मतलब रिवाइव करा के रिवाइव करा के आप फटा हुआ डोनेट donate ना करिए। करें, उसको हाँ, नया करवा लें, यस फिर यस करें। यस और अपने जूतों का ख्याल रखिए और पैरों का बाकी भी। ख्याल रखने के लिए इनके पास हाँ, आप जी। भेज सकते हैं अपने जूते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप भी कमेंट करके बताएं कि आगे हमें किस तरह के गेस्ट को बुलानी चाहिए, किन को आप सुनना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया।